नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी की तैयारी में इंडियन पॉलिटी कितना महत्वपूर्ण है ये तो आप जानते ही हैं। तो चलिए आज इसी सब्जेक्ट का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक उठाते हैं जिससे अक्सर सवाल बनते हैं, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स। और पता है, ये टॉपिक अभी अभी और भी रेलेवेंट हो गया है क्योंकि हाल ही में प्रेसिडेंट ने कई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में नए गवर्नर्स और एलजीज अपॉइंट किए हैं और कुछ का फेरबदल भी किया है। तो हमने सोचा क्यों ना इसी करंट अफेयर के जरिए इसके कॉन्स्टिट्यूशनल साइड को अच्छे से समझा जाए। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को देखेंगे, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को समझेंगे, इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि इन्हें अपॉइंट क्यों किया जाता है, इलेक्ट क्यों नहीं, और एंड में गवर्नर्स ऑफिस में रिफॉर्म्स की बात करेंगे और सारे की पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। यहाँ हम गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को गहराई से समझेंगे। वील फोकस ऑन द की आर्टिकल्स जो इस पद को डिफाइन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 153 और 154 पर। देखिए, आर्टिकल 153 सीधा कहता है कि हर स्टेट के लिए एक गवर्नर होगा। सिंपल, राइट? लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के बाद से एक ही पर्सन को 2 या उससे ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर भी बनाया जा सकता है। और आर्टिकल 154 के अनुसार स्टेट की सारी एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब सारी कार्यकारी शक्ति, गवर्नर में ही होती है। तो अगला सवाल, इनकी अपॉइंटमेंट होती कैसे है? इसका जवाब है आर्टिकल 155 में। गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ये अपॉइंटमेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गवर्नर एक तरह से यूनियन गवर्नमेंट के नॉमिनी होते हैं। अब बात करते हैं इनके टर्म की, यानी कार्यकाल की। आर्टिकल 156 के मुताबिक नॉर्मली तो टर्म 5 साल का होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे क्रूशल क्लॉज है, गवर्नर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब प्रेसिडेंट उन्हें किसी भी टाइम हटा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, और ताज्जुब की बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें हटाने का कोई स्पेसिफिक ग्राउंड मेंशन ही नहीं है। हाँ, अगर उन्हें रिजाइन करना हो तो वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही देते हैं। तो गवर्नर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? बहुत सिंपल है। आर्टिकल 157 कहता है, पहला, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, और दूसरा, आपकी एज 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए। बस। इसके अलावा आर्टिकल 158 कुछ कंडीशंस भी रखता है, जैसे वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं हो सकते, कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते, और हाँ, उन्हें ऑफिशियल रेजिडेंस और अलाउंसेस मिलते हैं जो उनके टर्म के दौरान कम नहीं किए जा सकते। अच्छा, ऑफिस ज्वाइन करने से पहले एक ओथ यानी शपथ भी लेनी पड़ती है। ये आर्टिकल 159 के अंडर होता है और शपथ दिलवाते हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। इन आर्टिकल्स के अलावा 2 इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस यानी परंपराएं भी हैं। पहला, गवर्नर आमतौर पर आउटसाइडर होता है, मतलब उस स्टेट का नहीं होता जहां उसे अपॉइंट किया जा रहा है, और दूसरा, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट से पहले स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करेंगे। हालांकि ये कन्वेंशन अक्सर फॉलो नहीं होता है। तो ये तो हुई गवर्नर की बात। चलिए अब अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के रोल को। ये जानना भी जरूरी है कि एलजी गवर्नर से अलग कैसे होते हैं। देखिए, गवर्नर और एलजी के बीच का डिफरेंस समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। गवर्नर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जिनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में है। वहीं दूसरी तरफ एलजी या एडमिनिस्ट्रेटर एक यूनियन टेरिटरी के हेड होते हैं, जिनका जिक्र पार्ट 8 में है। और सबसे बड़ा फर्क, गवर्नर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करता है, जबकि एलजी प्रेसिडेंट के एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। आर्टिकल 239 साफ कहता है कि हर यूनियन टेरिटरी को प्रेसिडेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू एडमिनिस्टर करेंगे। अब इस एडमिनिस्ट्रेटर का डिजिग्नेशन क्या होगा, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, दिल्ली में आर्टिकल 239 AA के तहत एडमिनिस्ट्रेटर को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, और इनकी अपॉइंटमेंट और टर्म बिल्कुल गवर्नर जैसी ही है, यानी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक ही ऑफिस में रहते हैं। ओके, अब हम एक ऐसे सवाल पर आ रहे हैं जो ना सिर्फ प्रीलिम्स या मेंस बल्कि इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। एक फंडामेंटल क्वेश्चन, आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने गवर्नर के लिए अपॉइंटमेंट का सिस्टम क्यों चुना, इलेक्शन का क्यों नहीं? सवाल बिल्कुल साफ है, व्हाई आर गवर्नर्स अपॉइंटेड एंड नॉट इलेक्टेड? आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर बहुत गहरी बहस हुई थी। तो चलिए देखते हैं कि उनके पास इसके क्या क्या रीजंस थे। तो इसके पीछे मुख्य तौर पर 4 बड़े कारण थे। पहला, कॉन्फ्लिक्ट से बचना।
दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम को बरकरार रखना, तीसरा नेशनल यूनिटी को इंश्योर करना और चौथा इस पद की न्यूट्रलिटी यानी निष्पक्षता को बचाना। चलिए इन चारों पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। सोचिए अगर चीफ मिनिस्टर भी चुने हुए हैं और गवर्नर भी डायरेक्ट इलेक्शन से आते तो स्टेट में 2 पावर सेंटर्स बन जाते हैं ना, दोनों में हमेशा टकराव होता रहता। दूसरा, अपहोल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे सिस्टम में रियल पावर तो सीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, गवर्नर सिर्फ एक नॉमिनल हेड हैं, तो उनके लिए एक इतना बड़ा महंगा स्टेट वाइड इलेक्शन कराना व्यर्थ था। तीसरा, इंश्योर नेशनल यूनिटी। अपॉइंटेड गवर्नर सेंटर और स्टेट के बीच एक वाइटल लिंक का काम करते हैं। और आखिरी चौथा रीजन, प्रिजर्व न्यूट्रलिटी। अगर गवर्नर का इलेक्शन होता तो उन्हें जरूर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनना पड़ता, ऐसे में वो एक न्यूट्रल आर्बिटर की भूमिका कैसे निभा पाते। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, समय के साथ गवर्नर के ऑफिस के पॉलिटिसाइजेशन को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। इसलिए इस पद में सुधार के लिए कई कमीशंस ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। और हाँ, ये आपके मेंस एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं सरकारिया कमीशन की, जो 1983 में बनी थी। इनकी रिकमेंडेशंस बहुत मशहूर हैं। इन्होंने कहा कि गवर्नर स्टेट से बाहर का एक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए जो हाल ही में एक्टिव पॉलिटिक्स में ना रहा हो। सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि स्टेट सीएम से कंसल्टेशन को मैंडेटरी बनाना चाहिए और 5 साल के टर्म को बिना किसी कंपेलिंग रीजन के डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसके बाद 2007 में आई पंछी कमीशन। इन्होंने तो और भी रेडिकल रिफॉर्म्स सजेस्ट किए। उनका सबसे बड़ा रिकमेंडेशन था कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वाला डॉक्ट्रिन ही कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दो। उन्होंने सजेस्ट किया कि गवर्नर को सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर में रेजोल्यूशन पास करके ही हटाया जाना चाहिए, कुछ वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है। एक और कमीशन, वेंकटाचार्य कमीशन 2002 ने भी लगभग यही बात कही। उन्होंने कहा कि गवर्नर्स को नॉर्मली उनका 5 साल का टर्म पूरा करने देना चाहिए और अगर उन्हें पहले हटाना भी पड़े तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो चलिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये की टेकअवेज आपके एग्जाम के लिए बहुत काम आएंगे। तो 4 बातें जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहला, गवर्नर जो पार्ट 6 में है और एलजी जो पार्ट 8 में है के बीच का कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस। दूसरा, अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करते हैं लेकिन टर्म प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर बेस्ड है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपॉइंटमेंट का मॉडल चुना ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो और न्यूट्रलिटी बनी रहे। और चौथा, सरकारिया और पुंछी जैसे कमीशंस ने फिक्स्ड टेन्योर और सीएम से कंसल्टेशन जैसे जरूरी रिफॉर्म्स की बात की है। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ, इस पर जरूर सोचिएगा। क्या प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वाले डॉक्ट्रिन को रिफॉर्म करना चाहिए या इसे पूरी तरह से हटा देना चाहिए ताकि गवर्नर के टर्म को सिक्योरिटी मिल सके? इस पर अपने विचार जरूर बनाइएगा। अगले एक्सप्लेनर में मिलते हैं। नमस्कार।